हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सेवेंथ क्लास। तो आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर टीचर मिस्टर अंकित जैन। आज अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू दी थाउजेंड ईयर्स। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स, इट मीन्स कि हम फॉलो करेंगे हजारों सालों को कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, और जो चेंजेस हुए उनको कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी चीज अगर हो रही है इस दुनिया में, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। अगर ये मैप आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूँ। इफ अगर आप इंडिया का मैप उल्टा रख के देखेंगे तो आपको ये नीचे जो पार्ट दिख रहा है श्रीलंका है, और ये श्रीलंका ऊपर दिखाई देगी और इंडिया नीचे दिखाई देगा। तो लेकिन ये जो मैप है, ये उस समय जिन्होंने बनाया था उनके हिसाब से ये इंडिया ऐसा था। लेकिन आज की डेट में इंडिया का मैप कैसा है? जस्ट इससे अपोजिट। तो हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। हमको दोनों मैप देखने हैं, 1 एंड 2। मैप 1 वाज मेड इन दी 1154 CE बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रीसी। इद्रीसी, अल इद्रीसी कौन थे? अरब जोग्राफर। ठीक है। आप याद रखिएगा, अल इद्रीसी कौन थे? अरब जोग्राफर, जो कि क्या करते थे? अल इद्रीसी मैप बनाते थे, लेकिन वो जो मैप बनाते थे वो सही तो बनाते थे, लेकिन आज से उल्टे मैप बनाते थे। ठीक है। दिस सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल्ड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, वो पूरे दुनिया का मैप बनाया। मैप 2 वाज मेड इन 1720 सेंचुरीज। तो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर, हु इज कार्टोग्राफर, ये जो शब्द दिया गया है कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स इट इज नोन एज कार्टोग्राफर। याद रखिएगा, हु इज कार्टोग्राफर या कार्टोग्राफर किसे बोलते हैं? जो मैप्स बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। पहला मैप किसने बनाया था? 1154 साल पहले, मतलब 1154 साल सी में। ठीक है। अल इदरीसी अरब जोग्राफर थे, लेकिन 1720 में कौन ने बनाया? फ्रेंच कार्टोग्राफर। जैसे अभी अपन क्या बोलते हैं 2020, ऐसे ही 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये मैप बनाया था। दी टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर दी सेम एरियाज। ये दोनों मैप बहुत अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों मैप सेम एरियाज के हैं। इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वर वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो जो अलित ऋषि ने मैप बनाया उसमें हम साउथ इंडिया कहाँ पाते हैं? जहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया पाते हैं। एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। और श्रीलंका जो आइसलैंड है वो कहाँ पहुंच गया? टॉप। जहाँ पे आज कश्मीर है वहां पे हमने श्रीलंका दिखाया। हमने नहीं दिखाया, किसने दिखाया? आप नाम बताओ। अलित ऋषि। कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, किसने दिखाया था साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया की तरह, मतलब श्रीलंका को कश्मीर की जगह किसने दिखाया था? इंडिया को उल्टा मैप किसने बनाया था? तो एक ही आंसर आना चाहिए, विच कार्टोग्राफर? अल इदरीसी। कहाँ के थे? अरब के थे। ठीक है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। और जो भी प्लेस के नाम थे वो अरब के थे, तो उन्होंने किस नाम से लिखे? किस लैंग्वेज में लिखे हैं? ध्यान से देखो, इसमें अरब लैंग्वेज लिखी है, अरेबियक लैंग्वेज लिखी है। ठीक है। अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने नाम दिए। अब ये उन्होंने कहा था कि आपको दो मैप देखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट मैप हमने देखा, इसके बाद सेकंड मैप देखो। ध्यान से देखिए सेकंड मैप को, ये सेकंड मैप है। ठीक है, देखा आपने? यहाँ श्रीलंका नीचे है और इंडिया ऊपर है। और ये फर्स्ट मैप है जिसमें श्रीलंका ऊपर है और इंडिया नीचे है। ये अल इदरीसी ने बनाया है, और ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। कार्टोग्राफर मीन्स होता है जो मैप बनाते हैं। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो सेकंड मैप है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज जगह, उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? कन्नौज जगह है, जो आज भी हम उसी नाम से जानते हैं। ठीक है। इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज, कन्नौज, QANAUJ, कन्नौज। मैप 2 was made nearly 1600 years आफ्टर मैप 1। पहले मैप के बनने के 600 साल बाद दूसरा मैप बना। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज। इस समय के बीच में जो सब कॉन्टिनेंट अपना जो भारत है उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो कुछ चेंज हो गई कंसिडरेबली। दिस मैप सेंस seems more familiar to us as the coastal areas in particular are surprisingly detailed।
This map was used by European sailors and merchants on their voyages. VOYAGES लिखते चलो बेटा। अगर आपको कोई इंपोर्टेंट वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। वॉयजेज मतलब होता है समुद्री यात्रा। और जब भी मर्चेंट मतलब व्यापारी, और यूरोपियन सेलर्स मतलब यूरोप में जो बेचने वाली चीजें व्यापार करने वाले लोग थे। तो दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स। यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स के द्वारा ये यूज किया जाता था ऑन देयर वॉयजेज, जो वो यात्राएं करते थे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑन द मैप टू। अपन को क्या करना है, जो मैप टू है इसके अंदर जो जो एरिया दिए गए हैं उनके नाम आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या आज भी वही हैं जो पहले थे? आर दे एज डिटेल्ड एज दोज ऑन दी कॉस्ट? और आप एक बार और इस मैप में ध्यान से देखिए कि इसमें जो बीच वाली जगह है गंगा के आसपास, नदी के आसपास, जैसे ये देखो ग्वालियर लिखा हुआ है। नहीं, ग्वालियर नहीं लिखा बेटा, कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन ये जो जगह है ये खाली है। लेकिन आप कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाली जगह देखोगे तो देखो कितनी प्लेसेस के नाम है, छोटी छोटी जगह पे कितनी सारी चीज़ें उनको पता थी। ठीक है। जबकि आप बीच में जाओगे तो इतना डिटेल्ड मैप नहीं है। जितना डिटेल्ड मैप कहाँ पे है? कोस्टल एरियाज पे। कोस्टल एरियाज पे क्यों? क्योंकि जितना भी समुद्र से व्यापार होता था, ये मैप किस लिए बनाए गए थे? आपने अभी पढ़ा कि ये समुद्री यात्राओं में यूज होते थे। तो ये समुद्री यात्राओं में यूज होते थे, तो समुद्र के किनारे जो शहर थे उनके बारे में उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland area in this map? अगर आपसे कोई पूछे कि why do you think there is a difference in the level of detailed डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड, इनलैंड मतलब बीच में क्यों डिटेल कम है और कोस्टल एरियाज पे क्यों डिटेल ज़्यादा है? क्योंकि इसका आंसर आपको मिल गया। क्योंकि जितने भी व्यापारी आते थे वो कोस्टल एरियाज से आते थे, समुद्र से यात्रा करके आते थे, तो उनको क्या है, समुद्र के किनारों की ज़्यादा नॉलेज थी इन कंपेरिजन टू दी इनलैंड। इसलिए जो मैप्स बने थे उनमें कोस्टल एरियाज डिटेल्ड फील्ड हैं। ठीक है। इक्वली इंपोर्टेंट इन द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन दी टू पीरियड्स। इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों पीरियड्स में। जो कार्टोग्राफी में डिफरेंस आया, कार्टोग्राफी मींस जो मैप्स की स्टडी करते हैं, मैप्स बनाते हैं, है ना? क्यों? व्हेन हिस्टोरीज रीड डॉक्यूमेंट मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब जैसे आप कोई भी दो पुरानी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एक आपने एक साल पहले कोई कविता लिखी थी, आप उसी को एक साल बाद लिखेंगे तो हो सकता है उसमें कोई डिफरेंस आ जाए। जैसे कोई एक कहानी है, आपने जो वर्ड पहले एक कहानी लिखो आज के दिन आप, और आज से 10 दिन बाद उसी कहानी को आप फिर से लिखना, तो हो सकता है आप कोई लाइन इधर की उधर कर दें, कोई ऊपर वाली लाइन नीचे लिख दें। तो इसी तरह से इतिहास होता है कि जब वो अपने समय के साथ, टाइम के साथ वो चेंज होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को समझना। और बहुत सरल चैप्टर है, इससे सरल चैप्टर कुछ है ही नहीं। हमको क्या पढ़ना है? जो भी हमारे हजारों सालों में चेंजेस होते हैं। ये बात तो आप मानते हो ना, चेंजेस होते हैं। जैसे पहले हम छोटे थे तो हम लोग कुछ वर्ड का मीनिंग प्रोनाउंसिएशन कुछ और करते थे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे तो उतना क्लियर नहीं बोल पाते थे। जैसे इधर आओ, कोई छोटा बच्चा बोलेगा इधर आओ, और आप बोलोगे इधर आओ, तो आपकी क्लियर आवाज होगी और उनकी क्लियर आवाज नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़े थोड़े से तुतलाते हैं। तो समय के साथ उनमें चेंज आया है, ऐसे ही हिस्ट्री में चेंज आता है। ठीक है। When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background and content in which information about the past was produced. जो भी हमें पास्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, अब हम ध्यान से देखेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी क्या है और ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब जो हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। ठीक है। आप जैसे आप अपने गांव में जाओगे तो आप बहुत अलग शब्द यूज करोगे, तुम इधर आओ, है ना? और जैसे ही शहर में आओगे या अच्छे परिवार में जाओगे तो आप यूज करोगे आप इधर आइए। तो आप और तुम का मतलब तो सेम है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। इन दी कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन, इफ द कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? आप क्या समझते हैं भाषा और उसके मीनिंग से? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज में हमें मिलते हैं, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स।
जो बहुत सालों में बहुत बार चेंज हो जाते हैं। जैसे मिडिवियल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फॉर मॉडर्न पर्शियन। जो मध्य मिडिवियल मतलब जो बीच के जो पर्शियंस थे वो अब मॉडर्न पर्शियन से बहुत डिफरेंस है। ठीक है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। अकेला कोई भी जो भाषा है ना, वो ग्रामर और वोकेबलरी चेंज नहीं होती, उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ में। जैसे कि बहुत सारी जगह पे ग्रामर और वोकेबलरी ही चेंज नहीं होती, उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे और पढ़ते हैं अपन, टेक द टर्म हिंदुस्तान, हम एक शब्द लेते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं, इंडिया से। लेकिन दी मॉडर्न नेशन स्टेट है ना, जो इंडिया क्या है, मॉडर्न नेशन स्टेट है हमारा, हम उसको हिंदुस्तान समझते हैं। लेकिन व्हेन दी टर्म वाज यूज्ड इन दी 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी मतलब आज 2020 चल रहा है, हम 1300 उसमें जाते हैं, 1300 मतलब 1300 बिफोर क्राइस्ट, बीसी में जाते हैं। तो 13th सेंचुरी में क्या था, 13th सेंचुरी मीन्स 1200 कुछ, मतलब 1200। 13 होता है, जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही, 21st सेंचुरी। लेकिन जब भी आप इसको सन में लिखोगे तो 2000 कुछ लिखोगे है ना, 2020। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, एक सेंचुरी आगे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी 13th सेंचुरी का मतलब होगा 1200 ईयर्स आफ्टर ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, एडी। ठीक है, तो वाई दी मिनहाज आई सिराज, जो मिनहाज आई सिराज लिखा हुआ था 13th सेंचुरी में, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, उसको किसने में लिखा था, किस भाषा में लिखा था, पर्शियन में। ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब, उसमें क्या था, हिंदुस्तान का शब्द का मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जितना भी एरिया है, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जितना एरिया है वो हिंदुस्तान में काउंट होता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम हिंदुस्तान का मतलब पूरा देश समझते हैं, मतलब पूरा इंडिया। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनीज ऑफ दिल्ली सुल्तान। जो भी दिल्ली सुल्तान थे उनके जो भी पार्ट आते थे उनके कब्जे में, उनके अधिकार क्षेत्र में, या उनका जहाँ जहाँ तक राज्य था, है ना, उसको हम क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म्स शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सुल्तानेट, सुल्तानेट जैसे जैसे सुल्तानेट एक्सटेंड होती गई, बढ़ती गई, जैसे कि उन्होंने एक एरिया और जीत लिया। जैसे आज कोई ग्वालियर है, ग्वालियर में उसका राजा राज करता है, अब वो झांसी को भी जीत ले तो झांसी और ग्वालियर फिर एक ही राज्य हो जाएंगे। जैसे एमपी है, एमपी में मान लो महाराष्ट्र के 4 जिले और मिला दिए जाएं, तो वो 4 जिले अब किसके हो गए, एमपी के हो गए। ऐसे ही सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तान जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ वहाँ हिंदुस्तान टर्म का यूज होता गया। तो हम पहले हिंदुस्तान का मतलब एक बहुत छोटा सा समझते थे जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, फिर उसके बाद दिल्ली के सुल्तान जहाँ जहाँ तक राज्य करते गए हम वहाँ वहाँ तक उसको हिंदुस्तान समझते गए। और आज की डेट में मॉडर्न डे टाइम में हम क्या कर समझते हैं हिंदुस्तान से, मतलब पूरे इंडिया से समझते हैं। उसका मतलब साउथ इंडिया भी हिंदुस्तान में काउंट करते हैं, जबकि पहले के समय में साउथ इंडिया हिंदुस्तान में काउंट नहीं करते थे। तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब समय के साथ बदला या नहीं बदला, बताओ। ठीक है, इसके बाद इन दी अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, दी फाउना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यहाँ का जो कल्चर था, फौना था, मतलब जो वनस्पति पाई जाती थी, पेड़ पौधे पाए जाते थे, और इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो भी यहाँ का कल्चर था उस सबको उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग दिया। किसने, बाबर ने, है ना। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू दी वे ऑफ 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे, यूज द वर्ड हिंद, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, हिंद, वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। अब जो इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है उसको हिंद बोला था उन्होंने, अमीर खुसरो ने। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विथ इट टुडे। अब हम पॉलिटिकली और नेशनल मीनिंग हिंदुस्तान का क्या लेते हैं कि पूरे इंडिया है, लेकिन पहले उन्होंने सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी के लिए बोला था कि यहाँ का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है। हिंदुस्तानी कल्चर मतलब यहाँ जैसे डांस वगैरह जो किए जाते हैं, यहाँ बोली जो बोली जाती है, यहाँ के लोग हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो करते थे। लेकिन अब लोग ही यहाँ के हिंदुस्तानी हो गए, पहले कल्चर हिंदुस्तानी था। तो अमीर खुसरो ने उसको पॉलिटिकली नहीं बोला था, ना नेशनली बोला था। लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान अगर कोई बोलेगा, हिंदुस्तान का मतलब यहाँ के जोग्राफिकल एरिया से है,
यहाँ के लोगों से है, यहाँ के कल्चर से है, यहाँ की लैंग्वेज से। मतलब अब हिंदुस्तान का शब्द मतलब यहाँ का कल्चर अकेला नहीं है, यहाँ सब कुछ हिंदुस्तानी है। ठीक है। तो समय के साथ हिंदुस्तान के कितने सारे वर्ड बदले, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों से उसको डिस्क्राइब किया। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो शब्दों को बहुत संभाल के यूज करते हैं, क्योंकि उनका पहले कुछ और मीनिंग था। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉरेनर्स। इट इज यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। इसका मतलब होता है कि वह लोग जो इंडिया के नहीं है, फॉरेनर्स का मतलब यही होता है। और हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू बेटा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। इस लेक्चर को 1 से 2 बार आप फिर से सुन लीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। और सबसे सरल चैप्टर है। पहले हमने पढ़ा था कि मैप्स पहले जो बनते थे और वो समय के साथ कैसे कैसे चेंज होते गए। फिर हमने उसमें देखा कि जो नई टर्मोलॉजी और पुरानी टर्मोलॉजी, उसमें क्या अंतर है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हिंदुस्तान को पहले अलग बोलते थे और अब अलग बोलते थे। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आगे अपन और टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू बेटा। नोट्स बनाते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो, है ना, और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।